है एवरीवन, वेलकम टू बायो विज़र्ड। आपका स्वागत है हमारे एक और इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियो में। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वीडियो लेक्चर सीरीज़। जी हाँ, वीडियो लेक्चर सीरीज़ में मैं आपको जितने भी आपके सिलेबस होते हैं, IIT एग्ज़ाम, गैट पी, TIFR, इसमें जितने भी आपके बायोलॉजी के टॉपिक्स होते हैं उन सबको मैं 1 बाय 1 वीडियो सीरीज़ के थ्रू आपका कवर करूँगा, जिससे कि आप पढ़ के अपने एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो और एग्ज़ाम्स क्रैक कर सकते हो। तो आज को जो हमारा फर्स्ट लेक्चर जिसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो जो टॉपिक है हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, क्योंकि हर साल बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। और जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, वो है हमारा न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड से हम स्टार्ट करेंगे। एंड मैं बता दूं आपको कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको लगता है कि न्यूक्लिक एसिड तो बहुत ही बेसिक है, इनसे क्वेश्चंस तो बनेंगे ही नहीं, तो वो स्किप कर देते हैं ये वाला टॉपिक। बट ऐसा नहीं है, हर साल इससे तो क्वेश्चंस आते ही हैं और बहुत ही ट्रिकी और बहुत ही ईजी होते हैं। बट एक्चुअली में आपको पता नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो होते हैं ना, कुछ डेटा वाले क्वेश्चंस बन जाते हैं या फिर कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस बन जाते हैं जो आपने अगर पढ़ा होगा तभी ये होंगे। तो आप ये इस अच्छे से टॉपिक को करना एंड अच्छे से पढ़ना। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो वी आर स्टार्टिंग विथ न्यूक्लिक एसिड्स। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लिक एसिड्स होते क्या हैं। जब हम न्यूक्लिक एसिड पढ़ रहे हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं कि न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि न्यूक्लिक एसिड एक्चुअली में होते क्या हैं। तो न्यूक्लिक एसिड्स बेसिकली कुछ नहीं होते, ये होते हैं पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। सो न्यूक्लिक एसिड्स आर बेसिकली पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो एक दूसरे से अरेंज होते हैं, अटैच होते हैं। कैसे अटैचमेंट होता है ये सारे भी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो ये पॉलीमर बनाते हैं और उस पॉलीमर को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स। तो न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं वो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो हमें बात करना होगा कि न्यूक्लियोटाइड फिर क्या होते हैं। जब न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है, तो न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो आपका बना होता है नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर मॉलिक्यूल प्लस फॉस्फेट। तीन चीज़ों से आपका फॉस्फेट, ये तीन चीज़ें जो होती हैं ये मिलके आपका न्यूक्लियोटाइड बनाती हैं। तो न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो बना होता है आपका नाइट्रोजिनस बेस, शुगर, ये शुगर पेंटोज शुगर होता है, ठीक है, और फिर आपका होता है फॉस्फेट। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो होते हैं आपके नाइट्रोजिनस बेस और शुगर, जो आपके नाइट्रोजिनस बेस और शुगर ये दोनों जो होते हैं इनको एक हम टर्म देते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर जो होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। ये आपके एग्जाम्स में कभी पूछा भी जा सकता है कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। तो अगर हम बात करें कि न्यूक्लियोसाइड जो है अगर हम उसमें फॉस्फेट जोड़ दें तो वो ये हमारा क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। तो हमने बात कर दी न्यूक्लिक एसिड, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, ये होता है न्यूक्लियोटाइड। और एक और टर्म आता है उसके बारे में भी हमने बात कर ली, न्यूक्लियोसाइड। तो जो नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर होता है इसी को हम न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, और इसमें अगर हम फॉस्फेट अटैच कर दें तो वो हमारा हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। अब हम बात करते हैं कि नाइट्रोजिनस बेस क्या होते हैं। तो नाइट्रोजिनस बेस जो होते हैं वो एक्चुअली में एक रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। ये रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिक जो होता है स्ट्रक्चर DNA का, उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नाइट्रोजिनस बेसिस जो होते हैं वो दो तरह के रिंग कैरी करते हैं, दो तरह के होते हैं। पहला जो होता है आपका, ये दो तरह के होते हैं, पहला होता है प्यूरिन एंड दूसरा होता है पायरिमिडिन। तो प्यूरिन और पायरिमिडिन दो तरह के नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। प्यूरिन जो होता है उसमें आपके आते हैं, प्यूरिन के एग्जांपल्स आपके हो जाएंगे एडेनिन एंड गुआनिन, A और G, ये दोनों जो होते हैं वो प्यूरिन होते हैं। अगर हम बात करें पायरिमिडिन की, तो पायरिमिडिन जो होते हैं वो होते हैं साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिडिन। ये जो होते हैं आपके ये पायरिमिडिन नाइट्रोजिनस बेस होते हैं जो पायरिमिडिन रिंग कैरी करते हैं। तो प्यूरिन जो होता है वो एक्चुअली में दो रिंग से बना होता है। यहाँ पे मैंने आपका स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है। ये जो स्ट्रक्चर है आपका ये पायरिमिडिन का है, प्यूरिन का है, और नीचे जो स्ट्रक्चर है वो है
पायरिमिडिन का। तो प्यूरिन जो होता है उसमें आप देख सकते हो कि 2 रिंग्स हैं इसमें। तो पहला जो रिंग है, ये रिंग 1 अगर मैं मार्क करूं और ये रिंग 2, तो पहला जो रिंग है वो देख रहे हो आप नीचे वाले के बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो ये पहला वाला रिंग वही है, ये पहला वाला रिंग क्या है, पायरिमिडिन रिंग। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा प्यूरिन है वो 2 रिंग से बना हुआ है, और जो हमारा पहला रिंग है उसका वो है पायरिमिडिन रिंग, और ये जो सेकेंड वाला रिंग है ना, इसको हम बोलते हैं इमिडाजोल रिंग, इसको हम बोलते हैं प्लस इमिडाजोल रिंग। तो प्यूरिन जो है हमारा 2 रिंग से बना हुआ है, एक तो पायरिमिडिन और दूसरा जो होता है इमिडाजोल रिंग। और जो हमारा पायरिमिडिन है वो तो एग्जैक्टली एक ही रिंग है। तो अगर हम बात करें कि इसकी नंबरिंग कैसे होती है, इसमें जो होते हैं ना, ये हम नंबरिंग भी करते हैं। नंबरिंग क्यों करते हैं मैं बताऊंगा आपको। तो अगर हम इसकी नंबरिंग करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी नेमिंग के लिए, जैसे हम एडेनिन का क्या नेम होता है, जो इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे जब एडेनिन का, तो हम इसके नाम की भी बात करेंगे कि इसको हम IUPAC नेम में इसको हम क्या बोलेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में आते हैं, तो आपको वो पता होना चाहिए। तो उसके लिए हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो इसकी अगर हम नंबरिंग की बात करें प्यूरिन रिंग की, तो इसकी नंबरिंग स्टार्ट होती है यहाँ से। इसकी नंबरिंग इस नाइट्रोजन से स्टार्ट होती है। ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हो गया इसका नंबरिंग प्यूरिन मॉलिक्यूल का। अगर हम बात करें पायरिमिडिन की नंबरिंग कहाँ से करते हैं, तो इसकी नंबरिंग नीचे से करते हैं, यहाँ से। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 4, 5 और 6। तो ये हमने नंबरिंग कर दी यहाँ पे, जो कि हम आगे यूज़ करेंगे इनको नेमिंग करने के लिए, कि इनका जो IUPAC नेम होता है इन मॉलिक्यूल्स का, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं नाइट्रोजिनस बेसिस की स्ट्रक्चर्स एंड नेमिंग के बारे में। तो जो हमारे नेमिंग करनी होती है उसके लिए हमें पहले इन रिंग्स का जो होता है उसका नंबरिंग करना होगा। तो अगर हम नंबरिंग की बात करें, तो अभी हमने देखा कि नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इन केस ऑफ प्यूरिन ये हमारा N1 होता है, ये सेकेंड नंबर, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, ठीक है। इसको भी हम कर देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो हमारे प्यूरिन के बारे में बात करेंगे वो एडेनिन। एडेनिन नाइट्रोजनस बेस के बारे में बात करते हैं। तो जो एडेनिन का स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें 6 पोजीशन जो है, ये जो 6 पोजीशन है, यहाँ पर एक अमीन ग्रुप होता है, यहाँ पर एक NH2 ग्रुप होता है। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाता है 6 अमाइनो प्यूरिन। इसका IUPAC नेम जो है हो गया 6 अमाइनो प्यूरिन, इसका नेमिंग होता है। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट, ये हो गया हमारा एडेनिन का। एडेनिन का नेमिंग क्या होता है, 6 अमाइनो प्यूरिन। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा गुएनिन। गुएनिन गुएनिन जो होगा, अगर हम इसके नेमिंग के बारे में बात करें, तो इसके 6 पोजीशन पे ऑक्सीजन होता है और सेकंड पोजीशन पे अमीन होता है। तो इसको हम बोलेंगे 2 अमीन 6 ऑक्सो प्यूरिन। 2 अमाइनो 6 ऑक्सो प्यूरिन जो होगा हमारा गुएनिन हो जाएगा। तो हमने एडेनिन का नेमिंग कर लिया, गुएनिन का नेमिंग कर लिया। अब हम बात करेंगे पायरिमिडिन रिंग्स के बारे में। 3 हमारे पायरिमिडिन नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। एक तो हमारा होगा साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिडिन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइटोसिन की। तो जो हमारा साइटोसिन होता है, अगर हम उसकी बात करें, सबसे पहले हम नेमिंग कर लेते हैं और नंबरिंग कर लेते हैं। तो नंबरिंग जो होगा, हमें पता है कि ये जो पायरिमिडिन रिंग होता है, इसकी नंबरिंग हमें नीचे से करनी होती है। यहाँ से 1, यहाँ से 2, 3, 4, 5, 6, इसमें भी कर देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइटोसिन नाइट्रोजिनस बेस के बारे में। तो साइटोसिन जो होता है, उसकी केस में क्या होता है कि यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे ऑक्सो होता है, सेकंड पोजीशन पर ऑक्सीजन होता है और फोर्थ पोजीशन पे अमीन ग्रुप होता है।
बिल्कुल, जो गुआनिन आपने ऐसा पढ़ा भी होगा कि जो गुआनिन और साइटोसिन जो होते हैं वो एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो यहाँ से ये ग्रुप्स जो होते हैं उनके वैसे भी कम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे अमीन है और यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन ग्रुप है, यहाँ पर सिक्स्थ पोजीशन पे ऑक्सीजन है और यहाँ पर सिक्स जो इसका मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग जो पोजीशन है, मतलब अगर हम सिर्फ पायरिमिडिन रिंग की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सो की जगह अमीन, अमीन की जगह ऑक्सो है। तो अगर हम इसके नेमिंग की बात करें, साइटोसिन की नेमिंग की बात करें, साइटोसिन की नेमिंग की बात करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 4 अमाइनो 6 ऑक्सो पायरिमिडिन, 4 अमाइनो 6 ऑक्सो पायरिमिडिन, ये हमारा जो है वो हो जाएगा 2 ऑक्सो, 4 अमाइनो 2 ऑक्सो पायरिमिडिन जो है वो हमारा हो जाएगा साइटोसिन की। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरासिल, जो हमारा नेक्स्ट आएगा वो है यूरासिल। तो यूरासिल जो होता है उसमें क्या होता है कि ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन होता है। जब हम साइटोसिन का ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन कर देते हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, अगर जो हमारा साइटोसिन है इसका हम क्या करें ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, मतलब -NH2 प्लस ऑक्सीजन। तो -NH2 करने से क्या होगा कि जो NH2 है वो तो हट गया और ऑक्सीजन ऐड करा है, तो ऑक्सीजन NH2 जो है वहीं पे क्या आ गया, अब ऑक्सीजन आ गया और यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे तो ऑक्सीजन था ही। तो जब हम साइटोसिन का ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन करते हैं तो यूरासिल बन जाता है। तो यहाँ पे एक ये टर्म भी आप याद रख सकते हो और इसके अगर हम यहाँ पे नेमिंग लिखें जो इसका, तो ये हो जाएगा 2,4 डाईऑक्सो पायरिमिडिन, 2,4 डाईऑक्सो पायरिमिडिन, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारा एक बचा, हमने साइटोसिन कर ली, यूरासिल कर ली, थाइमिडिन हमारा बचा। तो जो थाइमिडिन जो होता है ना वो 5 मिथाइल यूरासिल, एक कॉमन आप टर्म याद रख लेना, मतलब इजी वे में आपको याद रखने का जो तरीका है वो मैं बता रहा हूँ। 5 मिथाइल यूरासिल, जो यूरासिल है इसकी यही स्ट्रक्चर एग्जैक्टली होगा 4 ऑक्सो 2 ऑक्सो, और जो 5th पोजीशन है ना यहाँ पर बस मिथाइलेशन हो जाता है इसका। अगर हम यूरासिल का क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मैं अगर लिखूँ तो यहाँ पर हम कर रहे हैं मिथाइलेशन, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं वो तो आप देख रहे हो, ऑक्सीडेटिव प्लस ऑक्सीजन एंड -NH2 ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। तो ये आपका जो है स्ट्रक्चर हो गया नाइट्रोजिनस बेसिस का, और उनका जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो उनके नेमिंग्स हैं वो आपको याद रखने होंगे। और कैसे याद रखने होंगे वो भी मैंने आपको बता दिया है कि सबसे पहले आप रिंग जो है उसकी नेमिंग, उसकी नंबरिंग करना सीख लो कि उसकी नंबरिंग किधर से होती है। प्यूरिन रिंग की जो नंबरिंग होती है वो ऊपर वाले नाइट्रोजन से होती है, और पायरिमिडिन जो रिंग होती है उसकी नंबरिंग नीचे वाले नाइट्रोजन से होती है। तो आपने अगर एक बार नंबरिंग कर लिया, फिर उसमें आप प्यूरिन में याद रखो कि एडेनिन और गुआनिन 2 होते हैं। एडेनिन में 6 पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप होता है, तो 6 अमाइनो प्यूरिन हो गया। और जो गुआनिन होता है उसमें 6 पोजीशन जो है वहाँ पर अमाइन हट के वहाँ पे ऑक्सो हो जाता है, और जो सेकंड पोजीशन है वहाँ पे वो अमाइन आ जाता है, तो 2 अमाइनो और 6 ऑक्सो प्यूरिन हो जाता है। फिर हम बात करते हैं पायरिमिडिन। पायरिमिडिन में 3 होते हैं, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिडिन। तो साइटोसिन जो होता है उसमें आपका 4 पोजीशन पे अमाइनो और सेकंड पोजीशन पे ऑक्सो होता है, जो कि गुआनिन के कॉम्प्लीमेंट्री है, आप ऐसे याद रख सकते हो। तो 4 अमाइनो 2 ऑक्सो पायरिमिडिन हो जाता है। फिर जब साइटोसिन का हम डीएमिनेशन, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन कराते हैं, मतलब जो अमीन ग्रुप था वहाँ पे हम उसको रिमूव करके ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं, तो बन जाता है यूरासिल। और यूरासिल का जब मिथाइलेशन कर देते हैं 5th पोजीशन पे, तो वो क्या हो जाता है हमारा थाइमिडिन। तो ये एक इजी वे है, आप याद कर सकते हो। तो और आपको याद होना भी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम्स में ये आते हैं। अब हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हमने नाइट्रोजिनस बेसिस के स्ट्रक्चर देखे, तो न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो क्या होता है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है एक न्यूक्लियोटाइड का, और उसमें कौन कौन से ऐसे बॉन्ड्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। जो बॉन्ड्स हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्ज़ाम्स में अक्सर आते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 2 रिंग्स बनाए हैं,
ये 2 रिंग्स आपको अगर अभी आपने ध्यान दिया होगा तो आपको आसानी से पहचान सकते हो कि ये जो है वो है पायरिमिडिन रिंग और ये है प्यूरिन। मतलब सिंपल सा मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैंने क्या बनाया हुआ है, नाइट्रोजिनस बेस बनाया हुआ है। मतलब मैंने यहाँ पे ये मेरे क्या हो गए दोनों, ये नाइट्रोजिनस बेसेस हैं, नाइट्रोजिनस बेसेस मैंने बनाए हुए हैं। और ये हमारा क्या है, ये है हमारा शुगर, ये है शुगर, ये है नाइट्रोजिनस बेस, ये है शुगर, और ये तो आप देख ही सकते हो एक फॉस्फेट ग्रुप है, ये है हमारा फॉस्फेट ग्रुप। तो जैसा कि हमने फर्स्ट स्लाइड में ही डिस्कस किया था कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो 3 चीज़ों से बना हुआ है। पहला नाइट्रोजिनस बेस, दूसरा शुगर और तीसरा फॉस्फेट। ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। तो ये कैसे अरेंज होते हैं, कैसे एक दूसरे से अटैच होते हैं, क्या इनकी बॉन्डिंग होती है, वही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जो हमारा शुगर है, सबसे पहले तो आप नंबरिंग हमेशा कर लेना, आपको ईजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो इसकी नंबरिंग देखो, मैं यहाँ से करूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये था 9। और इसकी मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा मेरा 1 2 3 4 5 6। तो ये देखो यहाँ पे है, अगर मैं बात करूँ कि अटैचमेंट कैसे होती है, जो नाइट्रोजिनस बेस है ये शुगर के साथ कैसे अटैच होगा, तो हमें पहले शुगर की भी वैसे ही नंबरिंग करनी होगी। शुगर की अगर मैं नंबरिंग करूँ तो ये है फर्स्ट, ये सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन, ये रहा। ठीक है, तो जो शुगर का जो फर्स्ट कार्बन है आप देख सकते हो यहाँ पे, जो शुगर के फर्स्ट कार्बन पे ये जो OH ग्रुप है वो इस, अगर यहाँ पर प्यूरिन रिंग है, मतलब प्यूरिन नाइट्रोजिनस बेस है, मतलब अगर एडेनिन है या फिर गुएनिन है, तो उसके जो इन 9 पे जो हाइड्रोजन है ना, ये दोनों अटैच होते हैं और यहाँ से क्या हो जाता है -H2O, और ये क्या कर लेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे। तो अगर मैं इसको इरेज करके आपको बॉन्ड दिखाऊं कि कैसे बॉन्ड बनता है, तो अगर मैं आपको यहाँ पे बॉन्डिंग दिखाऊं तो ये जो C1 कार्बन था ना, ये इन 9 से क्या कर लेता है, बॉन्ड कर लेता है, ये जो 9th वाला कार्बन था। तो इन केस ऑफ प्यूरिन अगर मैं लिखूं, इन केस ऑफ प्यूरिन, जो बॉन्ड बनता है इस बॉन्ड का क्या नाम होता है, इस बॉन्ड का नाम होता है N ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, N ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, जो बॉन्ड है बिटवीन शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस। शुगर और नाइट्रोजिनस बेस के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो है हमारा N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये बॉन्ड इन केस ऑफ प्यूरिन किसके किसके बीच बन रहा है, ये बन रहा है बिटवीन C1 ऑफ शुगर टू N9 ऑफ प्यूरिन। अगर ये प्यूरिन है तो उसके N9 से बन रहा है। और अगर हम बात करें पायरिमिडिन की, तो पायरिमिडिन जो होता है ना उसके N1 से करता है। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, अगर मैं बात करूँ कि अगर ये एक तरह से आप ऐसे समझ लेना कि अगर ये पायरिमिडिन था तो जिसका ये N1 है ना, ये फर्स्ट नाइट्रोजन, इससे ये अटैच होता है एंड बनाता है C1 ऑफ शुगर टू N1 ऑफ पायरिमिडिन। अगर प्यूरिन है तो उसके N9 से अटैच होता है नाइट्रोजिनस बेस से, और अगर वहाँ पे पायरिमिडिन है तो उसके N1 से अटैच होता है, जो फर्स्ट नाइट्रोजन है उससे अटैच होता है, और ये N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। मतलब दो में से एक ही होंगे, ऐसा नहीं है दोनों होंगे, या तो प्यूरिन होगा या फिर पायरिमिडिन होगा, या तो एडेनिन होगा या गुएनिन होगा, या फिर साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिडिन, कोई एक ही होगा। एक ही नाइट्रोजिनस बेस यहाँ पे होता है। मैं वहाँ पे समझाने के लिए आपको कि दिखाने के लिए कि प्यूरिन से कैसे अटैच होता है और पायरिमिडिन से कैसे अटैच होता है, मैंने वहाँ पे दोनों को लिखा हुआ है। तो ये आपने देख लिया N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दूसरा हम बात करते हैं तो N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यही है, ये रहा हमारा N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। दूसरा हम बात करते हैं फॉस्फो एस्टर लिंकेज। जो फॉस्फो एस्टर लिंकेज है ना, वो शुगर और फॉस्फेट के बीच में बनता है।
यहाँ पे देखो आप ध्यान देना, ये जो फॉस्फेट का ये OH वाला ग्रुप है और इसका ये OH वाला ग्रुप है, तो इसका H और इसका OH ये ऐसे माइनस हो जाता है, H2O रिमूव हो जाता है और यहाँ पर एक बॉन्डिंग बन जाती है। तो इसको भी मैं अगर इरेज करके आपको दिखाऊं बॉन्ड आपको, तो ये जो बॉन्ड है यहाँ पे एक ऑक्सीजन था और ये हो जाएगा CH2O। तो ये जो लिंकेज है ना यहाँ पे, ये वाली जो आप लिंकेज देख रहे हो यही है फॉस्फोएस्टर लिंकेज। और यहाँ पे ये था आपका इन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो फॉस्फोएस्टर लिंकेज किसके किसके बीच बनता है? ये बना जो C5 है ऑफ शुगर 2 जो फॉस्फेट ग्रुप है उसके फॉस्फेट ग्रुप। तो ये आपका हो गया कि जो एक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोटाइड का, तो ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोटाइड का, आप देख सकते हो यहाँ पर एक नाइट्रोजिनस बेस है, या तो प्यूरिन होगा या पायरिमिडिन होगा। उसके प्यूरिन होगा तो N9 से अटैच होगा, पायरिमिडिन होगा तो N1 से अटैच होगा, और ये C1 जो है शुगर का उससे अटैच होंगे, और फिर वो जो C5 है शुगर का वो अटैच होगा फॉस्फेट से। तो ये तीनों अटैच होकर एक न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। यहाँ पे 2 तरह के बॉन्ड्स बन रहे हैं, पहला एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन नाइट्रोजिनस बेस एंड शुगर, एंड सेकेंड वन इज़ फॉस्फोएस्टर लिंकेज बिटवीन शुगर एंड हमारा फॉस्फेट ग्रुप। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियर। यहाँ पर एक और चीज़ आपने ध्यान नहीं दी, एक और चीज़ आप ध्यान दो कि ये जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है H और OH, ऐसा मैंने क्यों लिखा हुआ है कि अगर यहाँ पर ऑक्सीजन है मतलब OH ग्रुप है तो ये होगा आपका राइबोज शुगर जो कि RNA के केस में होता है। तो ये हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड RNA का। और अगर यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन है तो ये हो जाएगा डीऑक्सी राइबोज शुगर। ये राइबोज शुगर है, 5 मेंबर्ड जो शुगर है वो राइबोज शुगर है। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन वाला ग्रुप है OH ग्रुप है तो राइबोज RNA का, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है तो डीऑक्सी राइबोज DNA का। मतलब जब भी आप DNA के न्यूक्लियोटाइड्स देखोगे तो यहाँ पे जो सेकंड पोजीशन का कार्बन है ना उसमें हमेशा ऑक्सीजन नहीं होगा, वो सिर्फ हाइड्रोजन ग्रुप रहेंगे। तो ये आपका हो गया न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, और जितने भी बॉन्ड्स इन्वॉल्व होते हैं वो हो गए यहाँ पे। और इसके बाद हम आगे वाले टॉपिक पे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हम बनाएंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, क्योंकि मैं हर चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करके डिटेल्स के साथ आपको समझा रहा हूँ, डिटेल्स से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए वीडियोस लंबी ही होंगी। क्योंकि मुझे ऐसे शॉर्टकट में वैसे भी मुझे पढ़ाना पसंद नहीं है, तो मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके आपको पढ़ाता हूँ। तो अभी तक के लिए वीडियो तो इतना ही है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, and thanks for watching my video. Thank you.